मैं सभी सभासदों व बाहर से आए हुए सभी मेहमानों का सदन में पधारने पर हार्दिक स्वागत करती हूं तथा आज की संसद की कार्यवाही आरंभ करने की घोषणा करती हूं। महासचिव जी, नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण करवाई जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कुमारी पूजा, जो कि करनाल लोकसभा संसदीय क्षेत्र से युवा संसद के लिए निर्वाचित हुई हैं, उन्हें शपथ के लिए आमंत्रित किया जाता है। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान लेंगी? शपथ। आप कौन सी भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? हिंदी। मैं पूजा, जो कि करनाल संसदीय क्षेत्र से युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। कुमारी आरती, जो कि चंडीगढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र से युवा संसद के लिए निर्वाचित हुई हैं, उन्हें शपथ के लिए आमंत्रित किया जाता है। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान लेंगी? शपथ। आप कौन सी भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? संस्कृत। अहम आरती, चंडीगढ़ संसद क्षेत्रात् युवा सदस्य निर्वाचित एवं इस वर्ष सप्तम गहणामि यत अहम विधिना स्थापित भारतस्य संविधानं प्रति श्रद्धायुक्त भविष्यामि, देशस्य प्रभुसत्ता एकताया कृते प्रयत्नं करिष्यामि, यतः पदम् अहं प्राप्स्यामि तस्य कर्तव्यान् श्रद्धापूर्वकं निर्वहिष्यामि। मिस्टर अमन द्राविड, जो कि कांचीपुरम लोकसभा संसदीय क्षेत्र से युवा संसद के लिए निर्वाचित हुए हैं, उन्हें शपथ के लिए आमंत्रित किया जाता है। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान लेंगे? ओथ प्लीज। आप कौन सी भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? इन इंग्लिश। I, Aman, having been elected a member of Youth Parliament, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established,
that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. माननीय सांसदों, मैं आपको यह दुखद संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे देश के प्रख्यात कवि श्री गोपाल दास सक्सेना नीरज, जिनका निधन 19 जुलाई 2018 को हो गया, वह हिंदी साहित्य में महान विभूति थे, जिन्हें 1951 में पद्मश्री तथा 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उनके चले जाने से हिंदी साहित्य में एक खालीपन सा छा गया है तथा उनकी कमी हिंदी साहित्य में हमेशा रहेगी। साथ ही मैं देश में हाल ही में बाढ़ के कारण मारे गए 534 लोगों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। अध्यक्ष महोदया, मैं गोपाल दास सक्सेना नीरज जी, जिनकी मृत्यु पर सभा में शोक व्यक्त किया है, को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। नीरज जी, जिनका जन्म 4 जनवरी 1925 को हुआ और 93 वर्ष की आयु में 19 जुलाई 2018 को उनका निधन हो गया। श्री नीरज जी जो हिंदी साहित्य के महान कवि थे, उनके द्वारा लिखा गया गीत देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान आज भी मन को लुभाता है। उनका हिंदी साहित्य में योगदान हम कभी भुला नहीं पाएंगे। मैं अपनी और अपने पक्ष की तरफ से उनके परिवार के लिए गहरी संवेदनाएं प्रकट करती हूं। धन्यवाद महोदया। अध्यक्ष महोदया, मैं आप एवं सदन के नेताओं द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपने आप को सहयोजित करता हूं। श्री नीरज जी जो कि हिंदी साहित्य के एक प्रख्यात कवि थे, अब वह हमारे बीच नहीं रहे, जिसका हमें बहुत दुख है। हम हिंदी साहित्य में नीरज जी के योगदान को हमेशा याद रखेंगे। मैं शोक स्थापत्य परिवार को अपनी व अपने दल की तरफ से संवेदनाएं प्रकट करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। हम सब उस महान आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। महासचिव जी, शोक संतप्त परिवार को संवेदना संदेश लिखित में भेज दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, शोक संतप्त परिवार को सांत्वना पत्र लिखित में भेज दिया जाएगा। माननीय सांसदों, आपको यह सूचना देते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि हमारे बीच अमेरिका की राजदूत नेकी हेली तथा उनकी सहायक जैसिका तथा डेनमार्क से मिस्टर डैनविड, हम इनका सदन में पधारने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी, नए मंत्रिमंडल का संसद में परिचय करवाएं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से अपने नवनियुक्त साथियों का सदन से परिचय करवाती हूं। नवनियुक्त वित्त मंत्री कुमारी सोनिया, जो अम्बाला लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। नवनियुक्त रक्षा मंत्री कुमारी मीना, जो मेरठ लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। नवनियुक्त खेल मंत्री कुमारी रजनी, जो लुधियाना लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। धन्यवाद महोदया। माननीय सभासदों, अब प्रश्न काल आरंभ किया जाता है तथा महासचिव जी प्रश्न सूची तथा आज का एजेंडा सभी सभासदों में बांट दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, आज की प्रश्न सूची व आज का एजेंडा सदन में बांटा जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 201 कुमारी गीता। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार लोगों को जीएसटी के बोझ से मुक्त रखना चाहती है तथा इस कर प्रणाली से किन किन वस्तुओं को छूट प्रदान की गई है? क्या इसके फलस्वरूप देश के सभी नागरिकों को लाभ होने की संभावना है? क्या जीएसटी दरों में बदलाव के फलस्वरूप देश के सब पटरी पर लौट आएगी? क्या इसके फलस्वरूप निर्धन लोगों को राहत मिलने की संभावना है? क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे? धन्यवाद महोदय। माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद जी को यह बताना चाहती हूँ कि जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया है। जीएसटी की कर संरचना को जीएसटी की परिषद की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित किया गया है। शुरू में जीएसटी की 4 दरें हैं, 5%, 12%, 18% व 28%, जो कि शून्य दर के अलावा हैं। जन सामान्य के उपभोग की आवश्यक वस्तुओं पर या तो 0 या 5% की दर से कर लगाई जाती है। 1 जुलाई 2018 के बाद से मदों की बड़ी संख्या पर जीएसटी की दरों को कम कर दिया गया है ताकि सामान्य व्यक्ति पर जीएसटी के भार को कम किया जा सके। इस कर व्यवस्था से छूट प्राप्त वस्तुओं का ब्यौरा सदन पटल पर रख दिया गया है। ख और ग, माननीय सांसद जी को इस विषय में यह बताना चाहती हूँ, जैसा कि जीएसटी में बड़ी संख्या में उन करों व उपकरणों को मिला दिया गया है जो कि वस्तुओं व सेवाओं पर लगाए जाते थे। अतः इससे करों की बहुलता तथा इसके तरह तरह के प्रभाव में भी कमी आई है। इसके अलावा जीएसटी से इनपुट टैक्स क्रेडिट चैन में भी कोई बाधा नहीं आती है। एक ही प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर पूरे देश में एक ही है। इस जीएसटी से हमने वन कंट्री वन टैक्स एंड वन मार्केट के संकल्प को हासिल कर लिया है। इसके अलावा ऑटोमेटेड प्रोसेस के सरल हो जाने से भी करदाताओं पर अनुपालन के भार को कम कर दिया गया है। अतः जीएसटी से नागरिकों व्यापारियों दोनों को लाभ पहुंचेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। क्वेश्चन नंबर 202 कुमारी रितु। रिस्पेक्टिव स्पीकर मैन, गंगा जो वर्षों से इस देश की प्रगति, समृद्धि, संस्कृति और विकास का आधार रही है, आज वह अपनी गंदगी और बेकदरी पर सिसकियां फैल रही है। एक जीवित नदी जो करोड़ों मनुष्यों व जीवों की प्राणधार है, आज वह अपनी अंतिम घड़ियां गिन रही है और विनाश के कगार पर है। अध्यक्षा जी, गंगा एक सामान्य नदी नहीं है, यह एक राष्ट्रीय नदी है। गंगा को सन 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। वर्तमान सरकार ने तो आते ही गंगा की सफाई का कार्य शुरू कर दिया था। अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री को अपनी चिंता से अवगत कराते हुए प्रश्न पूछने की अनुमति चाहती हूँ। आपको प्रश्न पूछने की अनुमति है। धन्यवाद महोदया। क्या नमामि गंगे कार्यक्रम को सन 2014 में लागू किया गया था? इस पर सरकार ने कितना लक्ष्य प्राप्त किया है? खैर, नमामि गंगे कार्यक्रम की अन्य कौन कौन सी योजनाएं जुड़ी हुई है और धनराशि का कितना आवंटन दिया गया है? नमामि गंगे कार्यक्रम की अन्य योजना का क्या ब्यौरा है? गंगा का प्रदूषण स्तर 4 वर्षों में कितना कम हुआ है? नमामि गंगे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा तंत्र कार्य कर रहा है? धन्यवाद महोदया। माननीय जल संसाधन विकास मंत्री जी। माननीय स्पीकर मैम,
मेरे सांसद के मित्र द्वारा जो सदन में गंगा संबंधी जो चिंता सदन में व्यक्त की गई है वह किसी भी भारतीय की जन संबंधी संभावना को संस्कृति की अभिव्यक्ति है। अध्यक्ष जी, गंगा एक राष्ट्रीय नदी है और वर्तमान सरकार ने अतिशीघ्र सबसे पहला कोई कार्य यदि किया है तो वह जनमानस की चिंता अनुरूप गंगा की धारा को स्वच्छ, निर्मल व अविरल बनाने का एक प्रोजेक्ट है। नमामि गंगे, क्योंकि किसी कवि ने कहा है, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की माटी तुझसे जीवन पाए। अध्यक्ष जी, माननीय सांसद द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर निम्न है। क्या नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत 12,000 करोड़ का प्रावधान किया गया, अर्थात एक विशाल धनराशि 3,000 करोड़ आवंटित धनराशि का प्रतिवर्ष 2016-2017 में 95%, 2017-2018 में 98% व वर्तमान में भी आवंटित राशि का लगभग 50% धन इसके कार्य पर खर्च किया जा चुका है। नमामि गंगे कार्यक्रम को 3 सत्रों में बांटा गया है: प्रारंभिक गतिविधियां, अल्पावधि गतिविधियां और दीर्घकालिक गतिविधियां। माननीय महोदय, प्रश्न ख का उत्तर इस प्रकार है। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग ऑफ रिवर इज बीइंग कैरिड आउट बाय CPCB फ्रॉम गंगोत्री डायमंड हार्बर्स। वाटर क्वालिटी इज कंफॉर्मिंग टू बाथिंग स्टैंडर्ड दिस पीरियड। अध्यक्ष जी, प्रश्न ग के जवाब का वर्णन इस प्रकार है। विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिव, इसके नोडल अधिकारी लगाए गए। NMCG के नाम से एक मिशन संकाय गठित किया गया। अध्यक्ष जी, बंगाल सरकार का इस कार्य में पर्याप्त सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद महोदय। क्वेश्चन नंबर 203, मिस्टर आशीष कुमार। Honorable Speaker, ma'am, I want to ask a question on behalf of you to Honorable Minister of Earth Science. Madam, whether government is planning an early warning system for air pollution in the wake of that recent dust storm engulfed Delhi NCR region. And Madam B, if so, whether SAF-AR program can provide warning a couple of days in advance. And Madam C, the step taken by the government to ground level PM 2.5 concentration pollutants. अध्यक्ष महोदया जी, एक और विषय है जो मुझे अधीर कर रहा है, मैं उसे सदन में उठाने के लिए स्पीकर मैम, दिल्ली जो कि हमारे देश का हृदय है, दिल्ली इज़ द हार्ट ऑफ इंडिया। मैडम, वह इतनी प्रदूषित, इतनी जहरीली हो चुकी है कि वहाँ पर कोई विदेशी पर्यटक आने से पहले 100 बार सोचता है कि सांस आएगी या नहीं। मैडम, दिल्ली की आबो हवा अब स्वास्थ्य और साफ सुथरी नहीं रही है। मैडम, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित छोटे बच्चे, बीमार व्यक्ति और बुजुर्ग हैं। मैडम, अतः दिल्ली में वह दिन दूर नहीं जब प्रत्येक व्यक्ति को 20 किलो का ऑक्सीजन सिलेंडर कमर पे लाद कर चलना पड़ेगा। अतः मैडम, मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि इस मुद्दे को गंभीरता से ले और तुरंत एक्शन में आए। धन्यवाद महोदया। Respected Earth and Science Technology Minister. Honorable Speaker, ma'am, recently Ministry of Environment, Forest and Climate Change has convened meeting under the chairmanship of Secretary to discuss the application technology deal with air pollution incident. B, yes. C, yes. Government plans to use satellite-based aerosol optical depth data for estimating ground level PM 2.5 level. However, tackling the ground level PM 2.5 level pollutant concentration is purview of CPCB. अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में हो रहे घातक प्रदूषण से हमारी सरकार बहुत चिंतित है तथा इसके कारणों का पता लगाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब आदि क्षेत्रों में किसानों को फसली अवशेष न जलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस दिशा में प्रयास जारी है। अधिक प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद कर दिया गया है। पेट्रोल डीजल वाले वाहनों को पुनः बंद कर दिया गया है। अन्य राज्य से आने वाले वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है।
दिल्ली क्षेत्र के चारों ओर बाईपास बनवाए जा रहे हैं, जिससे अन्य राज्यों को जाने वाले वाहनों को रोका जा सके। इस कार्य में हमने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी तैयार करवाए हैं। धन्यवाद महोदया। क्वेश्चन नंबर 204 मिस्टर विनय कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि विगत 3 वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान भारत पाकिस्तान सीमा विशेषकर जम्मू और कश्मीर में युद्ध विराम उल्लंघन मामले में की संख्या कितनी है? खैर, इस अवधि के दौरान युद्ध विराम उल्लंघन में मारे गए एवं चोटग्रस्त सेना, सीमा सुरक्षा बल कर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस तथा सिविलियन नागरिकों की संख्या कितनी है? इस संबंध में सरकार द्वारा क्या जवाबी कार्रवाई की है? इस अवधि के दौरान मारे गए आतंकियों की संख्या कितनी है? धन्यवाद महोदया। माननीय रक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद जी को यह बताना चाहूंगी कि क्या के विषय में सूचना एकत्र की जा रही है, जो सभा पटल पर रख दी जाएगी। खैर, उपयुक्त अवधि के दौरान सीज फायर वायलेशन में मारे गए व घायल सेना, बीएसएफ व नागरिकों का विवरण इस प्रकार है। 44 सैन्यकर्मी मारे गए व 161 घायल, 25 बीएसएफ कार्मिक मारे गए व 95 घायल, 70 नागरिक मारे गए व 375 घायल हुए हैं। जम्मू और कश्मीर पुलिस का कोई भी कार्मिक नहीं मारा गया है। इन युद्ध विराम उल्लंघनों के लिए जब भी आवश्यकता होती है, उचित जवाबी कार्रवाई की जाती है। ऐसे मामलों में सीमावर्ती गांव के निवासियों को में आधुनिक तकनीकी भी शामिल है के द्वारा उन्हें और सुदृढ़ और प्रतिरोधक बनाया जा रहा है। हम अपने सैनिकों को हर मुमकिन से मुमकिन सुविधा दे रहे हैं तथा सेना का मनोबल हमेशा ऊंचा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं इस विषय पर पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कृपया मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दें। आपको पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति है। धन्यवाद महोदया। क्या सेना को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बुलेट प्रूफ जैकेट प्रदान करने के लिए मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाए गए हैं? यदि हाँ, तो उक्त अनुबंध के अंतर्गत खरीदे जाने वाली जैकेटों की संख्या का ब्यौरा क्या है? उक्त अनुबंध के द्वारा सरकार द्वारा क्या मानक अपनाए गए हैं? बोली लगाने वाली कंपनियों की संख्या कितनी है तथा कितनी कंपनियों का चयन कर लिया गया है? धन्यवाद महोदया। माननीय रक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं संसद में यह बताना चाहूंगी कि क्या खरीदी श्रेणी के अंतर्गत 1,86,138 बुलेट प्रूफ जैकेटों के लिए 9 अप्रैल 2018 को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। खैर, रक्षा प्रक्रिया में निर्धारित अनुपालन के उपरांत संविदा पर हस्ताक्षर किए गए। बोली में 5 विक्रेताओं मेसर्ज टाटा एडवांस मटेरियल लिमिटेड, स्टार वायर लिमिटेड, MKU लिमिटेड, SMP लिमिटेड, AR पॉलीमर्स ने भाग लिया, जिनमें से 3 विक्रेताओं SMP प्राइवेट लिमिटेड, MKU लिमिटेड, AR पॉलीमर्स ने परीक्षणों को पास कर लिया, जिनकी वाणिज्यिक बोलियां खोली गई और L1 विक्रेता मेसर्ज SMPP को अनुबंध प्रदान किया गया। शीघ्र ही हमारे सैनिकों को ये बुलेट प्रूफ जैकेट प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद महोदय। क्वेश्चन नंबर 205 कुमारी ज्योति। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार हाल में आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लीक होने से अवगत है? यदि हाँ, तो किन किन विषयों में पुनर्परीक्षा की गई है? क्या सरकार ने इस मामले में कोई छानबीन की है? यदि हाँ, तो इसका परिणाम क्या है? क्या सीबीएसई ने प्रश्न पत्रों के लीक होने से बचने के लिए कोई परीक्षा सुधार नीति तैयार की है? क्या सरकार आगामी वर्ष बोर्ड की परीक्षाओं को सुचारू रूप से बिना प्रश्न पत्र के लीक के आयोजित करने के लिए क्या कदम उठा रही है? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह बताना चाहती हूँ कि सीबीएसई ने सूचित किया है कि केवल 2 प्रश्नों पत्रों के लीक होने की पुष्टि की जा सकी है।
कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र व कक्षा 10वीं के गणित के प्रश्न पत्र दिनांक 25 अप्रैल 2018 को कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र विषय की पुनः परीक्षा आयोजित की गई थी तथा कक्षा 10वीं के छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं की गणित की पुनः परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। सीबीएसई ने इस मामले की जांच हेतु परीक्षाओं की सुचिंता तथा बोर्ड के भरोसे को भंग करने वाले अपराधियों का पता लगाने हेतु क्षेत्रीय निर्देशक दिल्ली पुलिस के जरिए पुलिस के पास 6 शिकायतें दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच हेतु एसआईटी का गठन किया गया। दिल्ली पुलिस ने बोर्ड को सूचित किया कि कक्षा 12वीं के प्रश्न पत्र को लीक करने के लिए ऊना, हिमाचल प्रदेश केंद्र के अधीक्षक और उसके 2 सहयोगी सहित तथा संरक्षण बैंक के अधिकारियों को हिरासत में लिया गया। कक्षा 10वीं के प्रश्न पत्र को लीक करने के लिए दिल्ली में इजी कोचिंग सेंटर के मालिक तथा मदर खजानी कॉन्वेंट स्कूल के प्रधानाचार्य और 2 अध्यापकों को हिरासत में लिया गया। सीबीएसई ने कार्रवाई करते हुए संबंधित स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई। परीक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने हेतु बोर्ड ने मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए विभिन्न विकल्पों का प्रयोग किया। वैकल्पिक विकल्प के रूप में विभिन्न सेट के विकल्प के रूप में परीक्षा केंद्र पर प्रश्न कूट भेजने का निर्णय लिया गया। केंद्र निर्धारित करने और सुरक्षा मानकों को और अधिक कठोर बनाया गया। परीक्षा के सभी दिनों में परीक्षा के कार्यों को मॉनिटर करने के लिए प्रत्येक केंद्र पर बाहरी ऑब्जर्वर सौंपे गए। भारत सरकार ने सीबीएसई द्वारा कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करने वाले संपूर्ण तंत्र की जांच हेतु एक हाई लेवल जांच समिति का गठन किया। धन्यवाद महोदय। माननीय सभासदों, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है तथा शून्यकाल पर चर्चा आरंभ की जाती है। विपक्ष की ओर से कुमारी सरोज। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, खेलों के प्रति समाज और सरकार दोनों का रवैया उदासीन रहता है कि वर्तमान सरकार खेलों को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय कर रही है। समय समय पर अध्यक्ष महोदय जी, माननीय खेल मंत्री अपनी खेल नीति की प्रशंसा करते हुए नजर आते हैं और मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की सराहना करते हैं। तो माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करें कि आपके विभाग की रणनीति क्या है खेलों को बढ़ावा देने की। महोदय जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने खेलों को बढ़ाने के लिए कितनी फंडिंग की है? जितनी फंडिंग होनी चाहिए क्या उतनी कर पा रहे हैं? स्पीकर मैम 2020 टोक्यो ओलंपिक और 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? उनकी तैयारी के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया है? राज्य स्तर पर खेलों का टैलेंट सर्च करने के लिए क्या प्रोसेस है? आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ। धन्यवाद महोदय। माननीय खेल मंत्री जी। स्पीकर मैम, एक अच्छा सवाल है। खेलों में अगर देश को अच्छा करना है तो उसमें सभी को अपनी भागीदारी देनी होगी। संविधान के शेड्यूल 7 में खेलों के डेवलपमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार उसमें अपनी तरफ से समर्थन व सहयोग करती है। खेलों का रेगुलेशन है, सिलेक्शन है, प्लानिंग है, वो जिम्मेदारी है खेल संघों की। मैं माननीय सांसद जी को यह बताना चाहूंगी कि जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है उसमें सरकार मदद करती है। प्रधानमंत्री जी ने प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट फंड के तहत 200 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर में नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में लगाए। मैं यह भी बताना चाहूंगी एक और फंड जो 1990 में बनाया गया था उसमें खिलाड़ियों की ट्रेनिंग होती है। इस फंड में सभी को शामिल कर हम खेलों को आगे ले जा सकते हैं। जहां तक ओलंपिक की तैयारी का सवाल है, मैडम हमने खेलो इंडिया स्कूल के तहत 16 व 17 साल के 1000 बच्चों का चयन किया है और 5 लाख प्रतिवर्ष देंगे और देते रहेंगे। ऐसा पहली बार हुआ है मैडम।
लाख देंगे। ये सब हम कर रहे हैं 2020 टोक्यो ओलंपिक व 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए। धन्यवाद महोदया। अध्यक्ष महोदय जी, क्या मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति है? आपको पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति है। धन्यवाद महोदय। महोदय जी, मेरा पूरक प्रश्न यह है कि भारत के टॉप खिलाड़ी आज भी कोचिंग के लिए विदेश जाते हैं और उन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। क्या भारत सरकार ने यह विचार किया है कि भारत के किसी राज्य में, हिमाचल में या उत्तराखंड में या किसी पहाड़ी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए ताकि दूसरे देश में जाने की बजाय ताकि दूसरे देश के लोग यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आ सके। धन्यवाद महोदय। माननीय खेल मंत्री जी। स्पीकर मैम, ये जो ट्रेनिंग होती है अपने आप में डायनामिक होती है। किस जगह हो, किसके साथ हो, किस माहौल में हो, उसको ध्यान में रखकर की जाती है। और हम इसको भी ध्यान में रख रहे हैं कि किस तरह हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर अपने देश में बनाए जाएं और पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए जाएं। 70 प्रोजेक्ट्स पर 380 करोड़ का ये सारा का सारा काम हो रहा है। बहुत सारा काम हो चुका है और बहुत सारा काम करना बाकी है। ये सारा का सारा काम हम करके रहेंगे। धन्यवाद महोदया। खेल मंत्री जी, क्या यह काम सच में हो रहा है या सिर्फ कागजों में? मेरे कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। मैं प्रत्येक प्रश्न को उत्तर देना आवश्यक नहीं समझती। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है। कृपया वह अपने शब्दों के लिए माफी मांगे। कीप क्वाइट, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। खेल मंत्री जी एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें अच्छा कार्य करने दीजिए। माननीय सभासदों, अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी तथा विपक्ष की ओर से कुमारी प्रीति। कभी बातें करें मन की, कभी बेटी बचाने की, कभी होती हैं बातें देश को डिजिटल बनाने की। जहां पर खा रही हो भूख बच्चों को तो बेमानी, जहां पर खा रही हो भूख बच्चों को तो बेमानी, हो जाती हैं ये बातें फिर बुलेट ट्रेनें चलाने की। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से खाद्य व आपूर्ति मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि 25 जुलाई को दिल्ली में 3 मासूम बहनों की मौत भूखमरी के कारण हुई, जो सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाती हैं। दिल्ली जैसी जगह जहां पर दो सरकारें काम करती हैं, वहां इस तरह की घटना शर्मनाक और असहनीय है। वैसे तो प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया तथा बुलेट ट्रेनें चलाने की बात करते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी बताएंगे जो लोग 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते, डिजिटल इंडिया और बुलेट ट्रेनें उनके किस काम की? सरकार के द्वारा गरीबी एवं भूखमरी के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए हैं? कृपया इसका जवाब देने का कष्ट करें प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, दिल्ली में भूखमरी से 3 मासूम बेटियों की असामयिक मृत्यु से मैं बहुत दुखी हूं और इस खबर को सुनने के बाद मैं ठीक से सो भी नहीं सकी हूं। एक देश जो प्रत्येक रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है, वहां भोजन की कमी के कारण मौत वास्तव में निंदनीय है और इससे विश्व बिरादरी में हमारे राष्ट्र की तौहीन हुई है। अध्यक्षा जी, इस विषय पर मैंने तुरंत संज्ञान लिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से बात की और इस घटना की पूर्ण जानकारी ली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके पद से निलंबित कर दिया है। माननीय अध्यक्ष, इस विषय की जांच के लिए विशिष्ट अधिकारियों की 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और 3 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। अध्यक्षा जी, मैं सदन में यह बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 के अंतर्गत 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा वंचित लोगों के लिए किया गया है। माननीय अध्यक्षा जी, हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील है और प्रत्येक नागरिक के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उत्तरदायी है। अध्यक्षा जी, कुपोषण से बच्चों को बचाने के लिए विद्यालय स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक के मिड डे मील के लिए भी 6000 करोड़
अनाज उपलब्ध करवा रही है। माननीय अध्यक्षा जी, अच्छी सेहत, सबको भोजन हमारी सरकार का लक्ष्य है। धन्यवाद महोदया। माननीय सभासदों, कुमारी अंजलि काम रोको प्रस्ताव सदन में पेश करेंगी। कुमारी अंजलि। अध्यक्ष महोदया, मैं काम रोको प्रस्ताव को पेश करने के लिए सदन से अनुमति के लिए निवेदन करती हूँ। माननीय सभासदों, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया वह अपना हाथ खड़ा करें। अतः काम रोको प्रस्ताव को सदन में पेश करने की अनुमति है। स्पीकर मैम, असम राज्य की सरकार ने बांग्ला भाषी हिंदू, मुस्लिम, गुजरात व तमिलनाडु के जो 40 लाख लोग इस राज्य में रह रहे थे, उनके नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से काट दिया है। अध्यक्ष महोदया, 6 लाख दलित जो मथुआ समुदाय के लोग हैं, उनको राजनीतिक विद्वेष का शिकार बनाया गया और नागरिकता से वंचित किया गया। स्पीकर मैम, केंद्र सरकार के गृह मंत्री जी का यह दायित्व बनता है कि अगर ऐसी कोई भी दुखदायी घटना हमारे देश के किसी भी कोने में घटती है तो यह राष्ट्र के लिए बड़ी लज्जा का विषय होगा। इस मुद्दे पर मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से यह आग्रह करूंगी कि वह अपनी सरकार और अपने मंत्रालय का रवैया स्पष्ट करें और सदन को यह विश्वास दिलाएं कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। धन्यवाद महोदया। माननीय गृह मंत्री जी। रिस्पेक्टेड स्पीकर मैम, मैं आपके माध्यम से अपने सांसद साथी को यह बताना चाहती हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सरकार द्वारा एनआरसी तैयार करवाया गया। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1220 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई। इसके लिए लगभग 62,000 कर्मचारियों की सेवाएं ली गई। इसके लिए हमारे कर्मियों ने कठोर मेहनत कर लगभग 1.5 वर्ष तक समस्त राज्य के नागरिकों से दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की। इसके बाद 3 वर्ष तक दावों और आपत्तियों की गहन जांच की गई। जांच का कार्य ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के आधार पर किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 24 मार्च 1971 को जिन नागरिकों का नाम राज्य की वोटर लिस्ट में दर्ज था, उसे आधार नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में शामिल कर लिया गया। इस पूर्ण प्रक्रिया में कुल 3,29,91,384 दावे पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 2,89,84,677 दाव जांच में उचित पाए गए। बाकी बचे 40,07,707 दावों को संदेह के कारण एनआरसी में शामिल नहीं किया गया। इन सभी नागरिकों को 15 अगस्त 2018 को दोबारा दावे आपत्तियां प्रस्तुत करने का आदेश जारी कर दिया गया। जांच में उचित पाए जाने वाले सभी नागरिकों का नाम एनआरसी में शामिल कर दिया गया। इस पूर्ण प्रक्रिया में नागरिकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। जिन जगहों पर जन आक्रोश की संभावना पाएगी, वहां की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। राज्य में 33 जिलों में धारा 144 लागू की गई, जिसके लिए हमारी सरकार ने राज्य में 220 विशेष सुरक्षा बल कंपनियां तैनात की गई हैं। हमारी सरकार नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का पूर्ण प्रयास कर रही है और करती रहेगी। धन्यवाद महोदय। माननीय सभासदों, जो इस एनआरसी के मुद्दे पर आगे चर्चा करना चाहते हैं कृपया वह आयस कहें, अथवा जो इस मुद्दे पर आगे चर्चा नहीं करना चाहते कृपया वह नोयस कहें। मैं समझती हूँ ना कहने वालों का बहुमत है, ना कहने वालों का बहुमत है, ना कहने वालों का बहुमत है। अतः काम रोको प्रस्ताव को सदन में अस्वीकार किया जाता है। माननीय सभासदों, कुमारी नीलम अब विशेषाधिकार हनन सदन में पेश करेंगी। कुमारी नीलम। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज प्रातः जब मैं सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए आ रही थी तो एक प्राइवेट स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में अभिभावक का प्रदर्शन हो रहा था। मैं एक सांसद होने के नाते उनकी समस्याओं को जानने के लिए उनके साथ बैठकर बातचीत की, परंतु यह बातचीत जारी की तभी अनेक पुलिसकर्मी व स्कूल प्रबंधन के लोग वहां पहुंचे तथा शांतिप्रिय ढंग में चल रहे प्रदर्शन को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़ी गई तथा मुझे भी वहां से जबरदस्ती बाहर निकालने का प्रयास किया गया। मेरे साथ अभद्रता की गई। अध्यक्ष महोदय जी, मुझे एक सांसद होने के बावजूद भी इस प्रकार के व्यवहार का सामना करना पड़ा तो आम नागरिकों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता होगा। अतः अध्यक्ष महोदय जी, एक सांसद की संविधान द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार
है। अतः अध्यक्ष महोदय जी, आप दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार को निर्देश दीजिए। धन्यवाद महोदय। माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से अपने विपक्षी साथी की शिकायत विशेषाधिकारी हनन समिति को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दी जाएगी। इसके अतिरिक्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही विभागीय नियमानुसार की जाएगी। धन्यवाद महोदय जी। कुमारी नीलम, क्या आप गृह मंत्री के जवाब से संतुष्ट हैं? जी अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री के जवाब से संतुष्ट हूँ। धन्यवाद महोदय। महासचिव जी, आवश्यक दस्तावेजों को सभी सभासदों में बांट दिया जाए। कुमारी संगीता, महिला एवं बाल विकास समिति की वार्षिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगी। कुमारी संगीता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महिला एवं बाल विकास समिति की वार्षिक रिपोर्ट सदन पटल पर रखती हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। की अनुमति से लोक लेखा समिति की वार्षिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद महोदय जी। महासचिव जी, राज्यसभा से प्राप्त संदेश को पढ़ें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो कि मुझे राज्यसभा के महासचिव से संदेश प्राप्त हुआ है कि नो डिटेंशन पॉलिसी विधेयक 2018 जिसे राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। मैं नो डिटेंशन पॉलिसी विधेयक 2018 जिसे राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया है उसकी एक एक प्रति को सभा पटल पर रखता हूँ। माननीय सभासदों, अब विधि संबंधित कार्यवाही आरंभ की जाती है। माननीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री विधेयक को पुनः स्थापित करेंगे। मैं भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2018 को पुनः स्थापित करता हूं। धन्यवाद महोदय। माननीय सभासदों, विधेयक पर अगली चर्चा। माननीय सभासदों, अब भ्रष्टाचार विधेयक का द्वितीय वाचन आरंभ होता है। माननीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री विधेयक के पक्ष में बातें रखें। स्पीकर मैम, ये सच नई बातें समझ में आई। भ्रष्टाचार के आयाम बदल गए, भ्रष्टाचार की शैली भी बदल गई और निश्चय ही इसमें आधुनिकीकरण आया होगा और इसलिए भी हमें अपने आयाम बदलने की आवश्यकता हुई। किसी भी राजनीतिक दल के लिए या सत्ताधारी दल के लिए इतना बड़ा फैसला लेना सरल नहीं होता, लेकिन इसलिए कि लोगों में यह विश्वसनीयता जागी है कि एक ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध है और सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है, हम यह बिल लेकर आए हैं। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि रिश्वत देने वाले को भी दोषी माना जाएगा, परंतु विसल ब्लोअर को यह सुविधा है कि वह 7 दिन के अंदर अपनी बात रख सकते हैं। वह भ्रष्टाचार के केस के लिए 2 वर्ष की ऑर्डिनरी टाइमलाइन रखी गई है। ऑर्डिनरी टाइमलाइन फॉर परमिशन के लिए भी रखी गई है। इसमें नई बात है, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ऑन अनड्यू एडवांटेज का प्रावधान लाया गया है। ऑन वन हैंड वी स्ट्रिक्ट मेश्योर अगेंस्ट करप्शन एंड ऑन द अदर हैंड वी आल्सो इंश्योर दैट वी प्रोवाइड ए work friendly environment to a government official to a public servant so that can perform to the best of his ability। भ्रष्टाचार को गंभीर श्रेणी अपराध में लाने का प्रावधान है। अधिकतम सजा 5 से 7 वर्ष की गई है। कुल मिलाकर बहुत अच्छा बिल है। धन्यवाद महोदय जी। विपक्ष की ओर से कुमारी अंकिता। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूँ, सरकार ने नोटबंदी को लागू किया भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। क्या भ्रष्टाचार मिटा? महोदय जी, नोटबंदी के कारण 125 करोड़ लोगों में से 120 करोड़ लोग जिनके पास केवल इतना ही धन होता है जिससे वे अपने बच्चे पाल सके, अपनी बेटी की शादी कर सके, क्या वो काला धन था? प्रत्येक घर में गृहिणी थोड़ा बहुत 2-4 रुपए जमा करके रखती है। जब परिवार पर संकट आता है तो यही माता और बहनों द्वारा बचाया गया पैसा ही काम आता है। क्या वो काला धन था?
महोदया जी, हमारे देश में एक बहुत बड़ी कुरीति है दहेज की। जब एक 10,000 कमाने वाला व्यक्ति अपनी लड़की का विवाह किसी नौकरी पेशा लड़के से करता है तो वह कहता है मुझे 10 लाख रुपए देने होंगे। प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगी, हमने तो अपनी सारी राशि बैंकों में जमा करवा दी है, क्या आप उस लड़के के तिलक पर 10 लाख रुपए देंगे? प्रधानमंत्री जी, क्या आप उस लड़की की शादी करवाएंगे? जब आप कुरीतियों को दूर नहीं कर सकते, सिर्फ कानून लाने से क्या होगा? महोदया जी, मैं अर्थशास्त्रियों की बात कर रही हूँ। उनका कहना है आपके सामने जो काला धन था उसे बैंकों में डालकर सफेद किया जा रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति अपने वर्करों को 6-6 महीनों की तनख्वाह एडवांस दे रहे हैं, काला धन सफेद हो गया। एक और भी उदाहरण है, एक गांव वाले ने मुझे बताया उसके पास एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपए लेकर आया। उसने कहा इसे एडजस्ट कर लो, 80 लाख मुझे दे देना, 20 लाख तुम रख लेना। गांव के मुखिया ने गांव के लोगों के पैसे जनधन खाते में डाल दिए। मैडम जी, गांव के लोग बहुत ही सीधे होते हैं। अध्यक्ष जी, जनधन खाते में काला धन सफेद कर लिया गया है। आपने क्या किया ऐसे भ्रष्टाचार का? पहले आप कुरीतियों को दूर कीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए, सुविधा दीजिए, तब इस कानून का सही मायने में फायदा होगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। पक्ष की ओर से कुमारी अंजलि। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं संक्षेप में अपने विचार इस बिल के समर्थन में रखना चाहती हूँ। महोदय जी, जब मेरे जैसे युवा जब पहली बार लोकसभा में चुनकर आते हैं तो लोगों की उम्मीदों को साथ लेकर आते हैं। महोदय जी, आज हम देश की जनता के कारण हम विकास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले अपने संबोधन में कहा था कि चलता है का जमाना अब चला गया। महोदय जी, हम यह भी मानते हैं कि गांधी जी को दिखाओ और भ्रष्टाचार करते जाओ, परंतु हम कहते हैं कि गांधी जी के मूल तत्व दिखाओ और विश्वास से आगे बढ़ो। इसमें 19 क्लाउजेस हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें न सिर्फ रिश्वत लेने वाला बल्कि देने वाला भी दोषी होगा। सेक्शन 7 और 9 में इसकी पूरी व्याख्या दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अच्छा बिल है जिसका मैं समर्थन करती हूँ। धन्यवाद महोदय। विपक्ष की ओर से कुमारी प्रियंका। स्पीकर महोदया, भ्रष्टाचार की समस्या हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए हमारी ग्रोथ रुकी जा रही है। यह एक दीमक की तरह है जो हमारे देश को गरीब व लाचार कर रही है। हमारे देश में आए दिन बेरोजगारी बढ़ रही है। जब वर्तमान सरकार आई थी तो यह वादा लेकर आई थी कि बेरोजगारी समस्या को दूर करेंगे, परंतु आज भी बेरोजगारी की समस्या जो कि तो बनी हुई है। युवा बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, सरकारी एजेंसियों का प्रयोग किया जा रहा है राजनीतिक विपक्ष प्रताड़ित करने के लिए, या फिर बैंकों में लाखों करोड़ रुपए लेकर विदेश भाग गए हैं। इनकी सुरक्षा के लिए मंत्री जी कृपया सदन को अवगत कराएं कि आखिर सरकारी एजेंसी किस लिए है। आज हमारे देश के इतने बुरे हालात है कि आम जनता बैंकों में पैसा रखने के लिए डर रही है। बैंकों में फ्रॉड किए जा रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए लेकर विदेश भाग गए हैं, इन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। जबकि एक किसान से पूछो, एक स्टूडेंट से पूछो, उन्हें लोन लेने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं यह कहना चाहती हूँ कि भ्रष्टाचार एक बीमारी है जिससे इस बीमारी से हजारों लोग जूझ रहे हैं। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि वह आम बीमारी को खत्म करना चाहेंगे या बीमार लोगों को। अगर वह बीमार लोगों को खत्म करना चाहेंगे तो यह बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं यह कहना चाहती हूँ कि जो बिल हमारा सदन पास करने जा रहा है उसका मिसयूज न हो और न ही उसका उपयोग राजनीतिक एजेंडे के लिए हो। धन्यवाद महोदया। पक्ष की ओर से कुमारी अर्पणा। अध्यक्ष महोदय जी, देश में प्राचीन काल में भ्रष्टाचार का कोई नामो निशान नहीं था और मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि जब से हमारी सरकार आई है तब से भ्रष्टाचार शब्द हमारे देश की डिक्शनरी से गायब ही हो गया है। परंतु पिछली सरकारों के समय में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था। आज अगर देश में युवाओं को कोई दिशा दिखाई नहीं दे रही तो इसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार ही है। महोदया, देश में भ्रष्टाचार किस कदर तक पहुंच गया था। देश में हुए नामी खेलों में दिखाई दिया था जहां ट्रेडमिल का किराया 10 लाख था, जबकि 5 लाख में नई ट्रेडमिल आ जाती है।
एक चेयर का किराया 9,000 था, जबकि 5,000 में नई चेयर आ जाती है। एक छतरी का किराया 7,000 रुपये, 100 लीटर फ्रिज का किराया 42,000 रुपये। महोदया, नित्य नए घोटाले सामने आते थे, क्या छोटा क्या बड़ा सब घोटालों में व्यस्त थे। बदनामी गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। महोदया, इसलिए यह बिल आवश्यक था, अतः मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद महोदया। माननीय सभासदों, विधेयक पर अगली चर्चा 21 अगस्त 2018 को होगी। माननीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जी, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2018 का तृतीय वाचन करेंगे। माननीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जी। तृतीय वाचन की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति दी जाती है। स्पीकर मैम, बिल पर चर्चा बड़ी सकारात्मक रही। चर्चा में महत्वपूर्ण बात यह रही कि कुल मिलाकर जहाँ तक विषय का संबंध है उसको लेकर सबका रवैया बड़ा पॉजिटिव रहा। इन सभी सुझावों में सबकी तरफ से यह इच्छा शक्ति रही कि किस प्रकार भ्रष्टाचार पर माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी के वाचन से हम संतुष्ट नहीं हैं। मेरे काबिल सांसदों ने जो प्रश्न उठाए थे उनका उत्तर हमें आभार प्रकट करना है आदरणीय सदस्यों का, जिन्होंने अपने बड़े प्रभावी व सकारात्मक सुझाव देकर इस महत्वपूर्ण विषय की मर्यादा को कायम करते हुए इसे मूल्यवान बनाया है। उपाध्यक्ष जी, सदन में भी एक सदस्य ने कुरीतियों को दूर करने की बात कही। हमने आते ही यह काम शुरू कर दिया था। स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, क्या यह कुरीतियों को दूर करने का प्रयास नहीं है? जहाँ तक रोजगार की बात है, हमने सब रोजगार को बढ़ावा दिया। नौकरियों के साथ साथ हजारों युवाओं को उनके कौशल के अनुसार ट्रेनिंग दी गई है। इनमें से कई लोग अपना रोजगार तो चला ही रहे हैं, साथ में अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। हमने वादा किया था कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। भ्रष्टाचार का हमारी सरकार के ऊपर एक भी दाग नहीं है। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक आवश्यक है। और चलो मिलकर गौर करते हैं इस बात पर कि बैठा है जो हम पर भरोसा करके, उस गरीब को उसका हक कैसे दिला पाएंगे? नहीं जीता भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को, तब अब अपने जमीर से कैसे नजरें मिला पाएंगे? मैं सदन से अपील करती हूँ कि इस बिल को पास कराने में सभी सहयोग करें और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। धन्यवाद महोदया। अब प्रश्न यह है कि भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2018 को पारित किया जाए या नहीं। जो इसके पक्ष में या विपक्ष में है, कृपया सभी सदस्य अपनी राय प्रस्तुत करेंगे। महासचिव जी, मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। मान्य सभासदों, यह विधेयक 18 के मुकाबले 20 मतों से पारित हुआ है, अतः इसे पास किया जाता है। महासचिव जी, इसे आगामी कार्यवाही के लिए ऊपरी सदन में भेज दिया जाए।
माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, इसे आगामी कार्रवाई के लिए ऊपरी सदन में भेज दिया जाएगा। मान्य सभासदों, यह अब युवा संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। अधिनायक जय हे भारत।